दोस्तों, आज की कहानी है रसोई। शादी के बाद यह मेरी पहली रसोई थी। दादी के कहे अनुसार मैं उस सुबह जल्दी उठकर मैरून कलर की साड़ी पहनी और मैरून कलर की बिंदी लिपस्टिक लगाकर तैयार हो गई थी। तभी सासू माँ मेरे कमरे में आकर बोली, वंदना बहू, थोड़ी देर में किचन में आ जाना। रजनीकांत की बुआ जी तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करवाएंगी। यह कहकर वे जाने को तैयार हुई थी कि उन्हें फिर कुछ याद आया और वह फिर पलट कर मुझसे कहने लगी, देखो बहू, उनसे थोड़ा संभल कर रहना। दूसरों के काम में कमी निकालने की उनकी आदत है। वह कह रही थी कि वह तुमसे चाय के साथ साथ मीठी गुजिया भी बनवाएंगी। तुम बना लोगी ना? उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने हाँ में सिर तो हिला दिया, लेकिन असल में मैं पूरी ही हिल गई, क्योंकि गुजिया कैसे बनाए जाते हैं मुझे नहीं पता था। मायके में पापा बनाते थे और मैं मज़े से खाती थी। गुजिया बनाने की रेसिपी सीखना मुझे कभी भी ज़रूरी नहीं लगा, पर अब मैं क्या करती। तभी फटाफट मैं अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके अपने पापा को फ़ोन लगाया। हेलो वंदना, कैसी हो? तेरी रसोई की रस्म, दादी पापा के फ़ोन से बोली। दादी, मेरी खैरियत बाद में लेना, पहले पापा को फ़ोन दो जल्दी, इमरजेंसी है। किसकी जर्सी है? यहाँ तो किसी की जर्सी नहीं है। मेरी कम सुनने वाली दादी को मैं ज़ोर ज़ोर से कहकर फिर बोली, दादी जर्सी नहीं, इमरजेंसी। खैर पापा को फ़ोन दो। तुरंत पापा ने फ़ोन पकड़ा तो मैं बोली, पापा सब गड़बड़ हो गया। रजनीकांत ने बोला था कि मेरी पहली रसोई में मुझे चाय बनवाई जाएगी, पर यहाँ तो चाय के साथ साथ गुजिया भी बनाने हैं। बढ़िया मेल है, पर इस बात से तुम इतनी परेशान क्यों हो गई? पापा गुजिया बनाने हैं और मैं हमेशा सिर्फ आपके हाथों के बने गुजिया खाए हैं, बनाए कभी भी नहीं। अब क्या करूं? चिंता मत करो और ध्यान से मेरी बात सुनो। गुजिया बनाना एकदम आसान है। यह कहते हुए पापा ने गुजिया बनाने की सारी रेसिपी मुझे बता दी। यह रसोई के लिए मेरे लिए बुलावा आया तो मैंने बाय पापा बाद में कॉल करती हुई कहते हुए फ़ोन काटा। किचन की ओर बढ़ गई। मैदे को रिफाइन से मोम दिया और नॉर्मल गुनगुना पानी से मैदा को अच्छे से गूंथकर सूजी को भूनकर उसमें मेवा मिश्री मिलाकर बढ़िया सा खोआ भी मिलाया। उसके बाद सांचे में बना के छान दिया। गुजिया एकदम तैयार। उसके बाद चाय की तैयारी में लग गई। बुआ जी बनाते वक्त किचन में मेरे पास ही खड़ी रही। उनका होना मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, पर फिर भी मैं पूरे संयम और आत्मविश्वास के साथ अपने पहले रसोई की रस्म अच्छे से निभा ली। वाह क्या गुजिया बनी! रजनीकांत के फूफा जी ने गुजिया खाते हुए कहा, चाय का भी जवाब नहीं है। रजनीकांत, रसोई के कामों में तो तेरी बीबी हमेशा अव्वल ही रहेगी। इस बार बुआ साहब ने रजनीकांत से मेरी तारीफ की तो मेरी बेचैनी कुछ कम हो गई। घर के बाकी लोगों ने भी चाय और गुजिया को पसंद आए। पापा की गुजिया बनाने की रेसिपी ने तो आज कमाल ही कर दिया। मैं बहुत खुश थी। तभी रजनीकांत की माँ बोली, बहू, तुम्हारी माँ ने सचमुच तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया है। सासू माँ के यह शब्द मन में कहीं अटके तो मैंने कुछ कहने को हुई कि रजनीकांत ने मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया। उस वक्त मुझे रजनीकांत और सासू माँ का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा। वे दोनों ही अच्छे से जानते थे कि मेरी माँ होते हुए भी मेरी सारी परवरिश मेरे पापा ने की है। चोटी बनाने से लेकर खाना बनाने तक का एक एक काम मेरे पापा ने मुझे सिखाया है, तो फिर यह झूठ क्यों? उस वक्त मैं चुप रह गई, लेकिन रसोई की
रस्म के बाद जब हम अपने रूम में गए तो पहला सवाल मैंने रजनीकांत से पूछा, रजनीकांत, मुझे मेरे पापा ने हर चीज़ सिखाई है तो फिर सबके सामने क्यों नहीं कहा जा सकता है? वह तुम्हारे पापा ने कितना अच्छा खाना बनाना सिखाया है। क्या पिता बेटियों को खाना बनाना नहीं सिखा सकते? क्या इसमें कोई शर्म की बात है? रजनीकांत मेरी हथेली थाम कर मुझे समझाने को मेरे पास बैठ गए। शांत हो जाओ वंदना, माँ ने तो बस ऐसे ही कह दिया ताकि बात का बतंगड़ ना बने, इसलिए उन्होंने तुम्हारे पापा की जगह तुम्हारी माँ को तुम्हारे स्वादिष्ट खाना बनाने का श्रेय दिया होगा। बस इतनी सी बात पर तुम इतना रुष्ट क्यों हो रही हो? मेरे पापा ने मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया है और मुझे गर्व है अपने पापा पर। थोड़ी देर की बहस के बाद कुछ दिनों बाद बुआ जी सहित बाकी के रिश्तेदार भी चले गए। जाते हुए सभी ने मेरी और मेरे संस्कारों की खूब तारीफ की। रजनीकांत के घर पर सभी इस तरह शादी से बहुत खुश थे। शादी के कुछ दिनों बाद दीपावली आई और मेरे मायके के रिवाज के हिसाब से बेटी दामाद की शादी के बाद पहली दीपावली मायके में होनी थी, इसलिए मैं और रजनीकांत मेरे पापा के घर के लिए चल दिए। जैसे ही घर के बाहर हमारी कार रुकी कि दरवाजे पर सुंदर रंगोली देखकर मन गदगद हो गया। पापा ने हम दोनों का स्वागत जोर शोर से किया। अंदर आते ही डाइनिंग पर लाजवाब पकवान सजे हुए थे। दादी मुझ पर, रजनीकांत पर अपना लाड़ दुलाड़ लुटा रही थी। पापा यहाँ से दौड़कर अपने दामाद के खातिरदारी कर रहे थे। तभी रजनीकांत ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बैठा लिया। पापा, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, आपका अपना बेटा हूँ। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप 2 घड़ी बैठकर सांस ले लीजिए। रजनीकांत का यह अपनापन देखकर पापा की आंखें सजल सी हो गई। कुछ देर मुझे और रजनीकांत को लगातार देखते रह गए। माँ एक कोने में बैठी हमेशा की तरह कुछ कुछ बड़बड़ा रही। दादी किचन में सबके लिए अपने हाथों की बनी स्पेशल खीर लेने चली गई थी। कुछ देर तक हमें निहारते हुए पापा बोले, चलो खाना तैयार है, अभी सब गर्मा गर्म है। जी पापा कहते हुए रजनीकांत तो और मैं खाने को चल दिए। टेबल पर तरह तरह के पकवानों से भरी पड़ी थी। शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दही बड़े, मीठी पूरी, मसाला पूरी, आलू गोभी और किचन से आई दादी के हाथ की स्पेशल खीर। तो इतना सारा खाना दादी, कमाल करती हो आप इस उम्र में इतनी मेहनत। रजनीकांत के खाने से भरी टेबल देखते हुए दादी से कहा तो दादी बोली, क्या सेहत बेटा, बस या समझो कि बुढ़ापे में गाड़ी खींच रही हूँ। बस सिर पर हाथ रखते हुए मैंने अपनी कम सुनने वाली दादी से कहा, सेहत नहीं दादी, मेहनत। पापा, दादी की कान की मशीन कहाँ है? दादी की बात पर सभी हंस पड़े तो मैं बोली, रजनीकांत, वैसे ही लज्जतदार खाने के पीछे दादी की कम, मेरे पापा की ज़्यादा मेहनत है। हमारे घर का खाना पापा ही बनाते हैं। खाते हुए रजनीकांत हर एक की तारीफ कर रहे थे। पापा, सच में बहुत टेस्टी खाना है। पता है पापा, मेरे घर पर वंदना के हाथों के बने खाने को बहुत लोग तारीफ करती है। सभी कहते हैं कि वंदना की माँ ने खूब खाना बनाया सिखाया है। वंदना को माँ की बात सुनते ही सब शांत हो गए। उनकी बात पर मुझे गुस्सा आया तो पापा बात संभालते हुए बोले, बिल्कुल, वंदना की माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। मैंने उनसे ही यह सब सीखा है और फिर वही गुण वंदना में आ गया। वंदना की आंखें भर आई। कब वह दोहरा जीवन जी रहे थे। पत्नी होते हुए भी पति के सुख से वंचित थे। पापा और दादी माँ मेरी सारी जिम्मेदारियाँ कितनी सहजता से निभा रहे थे। मैं पापा की ओर एकटक देख रही थी। तभी दादी बोली, वंदना, रजनीकांत को थोड़ा आराम करने के लिए कमरे में ले जाओ। इतनी दूर से गाड़ी का चलाकर आए हैं, थक गए होंगे। दादी के कहने पर हम खाना खाने के बाद आराम करने के लिए रूम में चले गए। दरअसल हम लंबा सफर तय करके कानपुर से जौनपुर आए थे।
रूम में पहुंचते ही रजनीकांत चुपचाप लेट गए और मैं गुस्से में कोई मैगजीन उठाकर पढ़ने लगी। रजनीकांत कुछ देर बाद बोले, नाराज हो उनके सवाल का मैंने कोई उत्तर नहीं दिया तो फिर मुझे अपनी ओर खींचते हुए बोले, यार जनरली सबकी माँ अपनी बेटियों को खाना वगैरह बनाना सिखाती हैं, इसलिए बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। जानबूझ बूझकर मैंने यह नहीं कहा। रजनीकांत की बात पर उदास मन से मैं बोली, पता है रजनीकांत, मैं सिर्फ आपकी बात से नाराज नहीं हूँ, मैं पापा की किस्मत से नाराज हूँ। बचपन से उन्हें ऐसा ही देखते आ रही हूँ। बचपन से मतलब तुम्हारी माँ शुरू से ही ऐसी है? रजनीकांत के सवाल पर मैं बोली, नहीं माँ शुरू से ऐसी नहीं थी, यह सब तो एक बहुत बुरे हादसे के बाद हुआ जब मैं महज 2 साल की बच्ची थी। मुझे तो कुछ याद भी नहीं, पर दादी माँ बताती हैं कि वह बहुत बुरा दिन था। उस दिन माँ मुझे दादी के पास छोड़कर मेरे 5 साल के भाई हिमांशु को लेकर ड्राइवर के साथ कार से कहीं जा रही थी। तभी उनके कार का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में कार चालक की वहीं मौत हो गई और मेरा 5 साल का भाई बुरी तरह से जख्मी हो गया। कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा, पर आखिरकार जिंदगी से हार गया। उसकी मौत के बाद माँ अपने सुध-बुध खो बैठी। बस तब से आज तक माँ ऐसे ही है, उदासी में चली गई। तो रजनीकांत ने मुझे समझाया, ओके बंदरा, जो हुआ सो हुआ, भगवान की कृपा से देखो कितने परफेक्ट पापा हैं तुम्हारे पास, तुम्हें कितना प्यार करते हैं। वह रजनीकांत, पापा को लेकर ही तो मैं परेशान हूँ। मैं दादी से अब कुछ होता नहीं है, मैं भी अब दूर चली गई। पापा अब कितने अकेले हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम उनकी दूसरी शादी करा दे। मेरी यह बात कमरे में आते हुए पापा ने सुन ली। वरना तुम्हारी माँ अभी जिंदा है और अगर वह मर भी गई होती तो भी मैं उनकी जगह किसी और को भी कभी नहीं देता, समझी? तो यह कहते हुए पापा गुस्से में वापस चले गए। उनके गुस्से पर मैं रो पड़ी। पापा कुछ कहते नहीं हैं रजनीकांत पर। पापा सचमुच बहुत अकेले हैं। मुझे सौतेली माँ का खराब व्यवहार ना मिले, यही सोचकर पापा ने कभी दूसरी शादी के लिए नहीं सोचा। माँ की इतनी लंबी सेवा करने के बाद भी कभी थके नहीं। ना जाने किस मिट्टी के बने हैं मेरे पापा। कोई इतना धीरज वाला, इतना बहादुर कैसे हो सकता है? मैं पापा के लिए रोने लगी। मुझे रोता देख दादी ने मेरे रोने का कारण पूछा तो रजनीकांत ने दादी को सब बता दिया। दादी मेरे सिर पर हाथ फेरती हुई बोली कि पापा लोग ना ऐसे ही होते हैं, सब कुछ अपने अंदर रखने वाले। जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो आप फिर भी अपना गुस्सा बाहर निकाल देते हैं, लेकिन बच्चों के बड़े होते ही या गुस्सा पीना सीख जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ एकदम चुप हो जाते हैं। तेरे पापा का भी वही हाल है वंदना। पता नहीं आज कैसे उस पर गुस्सा करके बोल गया। वह दादी, मुझे पापा की फिक्र है इसलिए दूसरी शादी के बारे में बोल रही हूँ। क्या एक बेटी को अपने पिता की खुशियों के बारे में सोचने का अधिकार नहीं है? दादी, बिल्कुल है, पर आज नहीं। हम फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। आज तो रजनीकांत शादी के बाद पहली बार यहाँ आया है। आज दीपावली के दिन घर का माहौल मत बिगाड़ो। कुछ देर में पापा का गुस्सा कम हुआ तो हम दीपावली की तैयारी में लग गए। रजनीकांत और मैं सबके साथ लक्ष्मी जी की पूजा की और मंदिर में एक साथ भजन कीर्तन किया। कुछ मीठे दिन गुजार कर हम वापस जौनपुर से कानपुर आ गए। वक्त अपनी गति से चल रहा था। पापा से मैं रोज फोन पर बात करती रही। समय निकाल कर बीच बीच में जौनपुर भी आ जाती थी। शादी के 2 साल ही हुए थे कि मैं गर्भवती हो गई। पूरे 9 माह बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो दोनों परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई। पापा दादी माँ को लेकर जौनपुर से कानपुर आए तो
मैं माँ को देखकर दंग रह गई। माँ को लेकर पापा कभी नहीं जाते तो फिर माँ यहाँ कैसे आई? मैं सोच ही रही थी कि माँ ने मेरे बेटे को गोद में लेकर सालों बाद एक स्पष्ट शब्द बोला, हिमांशु। हिमांशु या तो मेरे उस भाई का नाम था जिसकी सूरत भी मुझे ठीक से याद नहीं थी। सब स्तब्ध थे। पापा की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। माँ एकदम नॉर्मल सी दिख रही थी। एक नवजात शिशु ने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए थे। उसके बाद पापा, माँ और दादी कुछ दिनों में मेरे साथ कानपुर में ही रहे। माँ नानी होने का हर फर्ज निभा रहे थे। हिमांशु की किस्मत ऐसी नाना नानी को पाकर सच में खुश हो गई थी। फिर पापा, माँ और दादी मेरे बेटे को अपना आशीष और हिमांशु नाम देकर वापस चले गए। माँ की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आता गया और पापा की जिंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आई। मैं कुछ दिनों बाद माँ बाप के पास 6 माह के लिए हिमांशु को लेकर मायके गई तो इस बार डाइनिंग पर पहले से भी ज्यादा व्यंजन परोसे गए। माँ ने मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाए। रजनीकांत जी मेरे साथ थे। कुछ देर बाद हमने खाना खाया तो रजनीकांत बोले, आप पापा क्या खूब खाना बनाया है। तो पापा हंसते हुए बोले, इस बार तुम्हारे साथ यानी कि वंदना की माँ ने रसोई तैयार की है। मैंने तो बस उसकी मदद की है। दामाद जी अब उनकी भी तारीफ कर दो। वह क्या है ना, मर्द तो यह बात झेल जाते हैं पर स्त्री अपने हाथ के बने खाने की तारीफ सुने बिना नहीं रह पाती। तभी दादी बोली, जिस दिन स्त्रियां अपने बने खाने की तारीफ सुनना छोड़ देंगी उस दिन दुनिया के सभी साथ फीके पड़ जाएंगे। सच कह रही हूँ आप दादी माँ, आपने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। मेरी माँ यह सुनकर मुस्कुरा दी। मुझे पता था कि खाना माँ ने कम, पापा ने ज़्यादा बनाया था। माँ तो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। एकदम से सारे काम कैसे संभाल सकती थी। पर पापा रसोई में माँ की उपस्थिति में बहुत खुश थे। साथ ही माँ के ठीक होने से मैं भी बहुत खुश थी। लेकिन पापा को उनके साथ फिर से मिल गया, इस बात से मैं बहुत खुश थी। रजनीकांत कुछ दिनों के लिए मुझे जौनपुर छोड़कर कानपुर चले गए थे। अब पापा माँ के साथ मेरे लिए रोज कुछ ना कुछ नया स्पेशल बना रहे थे। ये लो तुम्हारी माँ के हाथ का बना स्पेशल हलवा। इस तरह पापा बहुत खुश थे और मैं उनके हाथ की बनी चीज़ों को खाकर समझ जाती थी कि यह सब पापा के हाथों का ही कमाल है। पर मैं भी उनके झूठे प्यार में खुश होती। असल में ऐसे ही होते हैं पापा, खुद कभी किसी बात का श्रेय नहीं लेते। धीरज और प्यार से किसी जादूगर की तरह सब ठीक ठाक कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।